हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें चर्चा हुआ था क्या क्या कि कोई पीरियोडिक मोशन, कोई पीरियोडिक मोशन होने का क्या मतलब है कि अगर जो है मोशन एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, इफ अ मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, then that types of motion is periodic motion and periodic motion also known as harmonic motion। periodic कहने का मतलब ही हार्मोनिक हुआ करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मोशन जो है, ऐसा कोई भी मोशन जो है जो अपने आप को एक समय अंतराल पर रिपीट करता हो, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। फिर हम बात किए थे वैसे सभी पीरियोडिक मोशन जो टू और फ्रो मोशन करता हो, ऐसा सभी पीरियोडिक मोशन जो टू एंड फ्रो एग्जीक्यूट करता हो वो ऑसिलेशन है, आगे और पीछे का ये चर्चा किया गया था। उसमें हम आपको बताए थे कि जब टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन का जो इक्वेशन आया था वो कुछ इस तरह था, F इक्वल टू माइनस के एक्स टू दी पावर n, वेयर n जो है कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, 1, 3, 5 एक्सेट्रा। तो ये जो है ऑसिलेटरी मोशन का इक्वेशन था। ये कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। ऑसिलेटरी मोशन में क्या बताया था? एक मीन पोजीशन होगा, इससे पार्टिकल टू जाएगा, फिर वापस टू जाएगा, फिर टू जाएगा, ऐसे होगा। तो पार्टिकल इधर गया, इधर जाएगा, फिर इधर गया, तो इधर आएगा। इसको जो है मीन पोजीशन की ओर रीस्टोर करने के लिए कोई पेंडुलम है, इसको डिस्प्लेस कीजिए, इधर से फिर इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, मतलब बार बार जो अपने मीन पोजीशन पर आना चाह रहा है। तो मीन पोजीशन पर पार्टिकल को रीस्टोर करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स जिम्मेवार हुआ करता है, वही रीस्टोरिंग फोर्स इस फॉर्मेट में होता है। तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन हमको ऑसिलेटरी मोशन का भी एक सबसे सिंपलेस्ट केस एसएचएम को पढ़ना है। एसएचएम इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशन। जब आप एल का वैल्यू 1 रखते हैं तो एफ इजिकल टू क्या हो गया? माइनस के एक्स, और ये है कंडीशन फॉर एसएचएम। कोई ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स के रूप में लिखा जा सकता है, तब वो एसएचएम। यहाँ पर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, नहीं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी एसएचएम करता है, उस स्थिति में ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, अन्यथा अभी ये क्या है? एसएचएम कांस्टेंट या ऑसिलेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी सारी बात हम बताए थे। इन सारी बातों से हम लोग एसएचएम के लिए कुछ इक्वेशन ड्राइव किए थे। इक्वेशन फॉर एसएचएम के लिए कुछ इक्वेशन। सबसे पहला इक्वेशन नहीं होगा, कंडीशन फॉर एसएचएम एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के क्या है? एक एसएचएम कांस्टेंट, ठीक है। अगला इक्वेशन ड्राइव किए हम लोग ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ वेयर ओमेगा क्या है भाई? ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहाँ ओमेगा का मान कितना रखेंगे? अंडर रूट के बटा एम, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग ड्राइव कर लिए थे। हम लोग इसके वेलोसिटी भी ड्राइव किए थे, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में सब चीज हम लोग ड्राइव कर लिए थे। आज जो है किसी भी एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी एसएचएम का टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? कोई जो है एसएचएम हो रहा है तो मीन पोजीशन से कुछ आगे जाएगा, फिर जो है फिर मीन पोजीशन पर आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर आएगा। ये पूरा एक कंप्लीट एसएचएम हुआ, और एक कंप्लीट एसएचएम होने में कितना समय लगेगा वो टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड एसएचएम में कैसे कैलकुलेट करते हैं आज वो सीखेंगे, ठीक है। और इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट भी करेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी ना एसएचएम का ही एग्जांपल होता है। एक मिनट में समझ लीजिए तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसे एसएचएम का एग्जांपल है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि स्मूथ सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस पर एक स्प्रिंग लगा करके एक जो है यम मास का जो है यहाँ पर बॉक्स जो है बांध दिए, मान लीजिए। ये जो है बहुत आइडियल टाइप का स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, और पूरा स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस है।
ठीक है। तो अभी जो है अगर स्प्रिंग में कोई भी तरह का कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं आया है, ना ही कंप्रेस है ना ही एक्सटेंड है, तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में एम है, कोई भी स्प्रिंग कोई भी अपने तरफ से बल नहीं लगा रहा है, मतलब ये एम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन, कौन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मीन पोजीशन। अगर आप इसको कुछ डिस्प्लेस कर दें, मान लीजिए इसको x इजिकल टू ए से आप डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पर x इजिकल टू ए से कुछ x से डिस्प्लेस किया जिसका वैल्यू x इजिकल टू ए, यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिए इसको, ऐसा आप समझिए। तो ये क्या होगा, यहाँ से जैसे छोड़िएगा ये ऐसे भागेगा और कुछ पीछे तक आएगा। पीछे कितना पीछे तक आएगा, इधर भी x इजिकल टू इधर पॉजिटिवली है, इधर निगेटिव देखिए, x इजिकल टू माइनस ए तक आएगा। और इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन करना शुरू करेगा। तो इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ मतलब जो है आगे पीछे का गति इससे स्टार्ट करेगा। ये क्या है, अगर जो है ये स्मूथ सरफेस है, किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, फ्रिक्शन का पूरा सरफेस है, तो ये अनंत काल तक जो है एग्जीक्यूट करता रहेगा। यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें देखिए यहाँ पर आ गया, इस पर कितना फोर्स लगा, इस पर पीछे की ओर फोर्स लगेगा kx या फिजिकल टू kx। माइनस साइन इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम डायरेक्शन बता दिए, पीछे की ओर लगेगा, x इधर पॉजिटिव है और फोर्स इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव है, f इक्वल टू माइनस kx लग रहा है। तो देखिए f इक्वल टू माइनस kx क्यों लग रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स है। और ये देखिए एसएचएम के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, एसएचएम को शो करता है, एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या कर रहा है, एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है। सारा बात वेरीफाई होगा। देखिए यहाँ पर लाके छोड़ेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इसमें देखिए यहाँ पर x इक्वल टू ए लाया है ना, यहाँ पर ये जैसे ये रखिएगा क्या हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस होकर जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो। यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है, यहाँ खींच के लाके यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पर तो वेलोसिटी जीरो ही होगा। तो देखिए सब कुछ वेरीफाई होगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी आपका क्या है, मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहाँ पर भी देखिए आएगा, इधर क्या होगा, वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगा, यहाँ पर जितना बढ़ना है वहाँ बढ़ गया, मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर ऐसे जैसे आएगा वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। और तब में इधर फिर जाएगा, स्प्रिंग फोर्स इधर भी लगेगा, यहाँ पर ऐसे जब दबा देगा इतना x जो है कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, या फिजिकल टू माइनस kx लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो फिर जो इधर मोशन होगा। तो यहाँ पर जब आएगा, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, इधर कम होते 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 यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पर तो वेलोसिटी इसका जीरो होना है, सही भी है। x इक्वल टू माइनस यहाँ पर ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से माइनस होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वही जो है यहाँ पर क्या है, x कहाँ से मेजर किया जाता है, पिछले लेक्चर में बताया कि x जो है मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। मीन पोजीशन पर आइएगा तो x जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट कीजिए तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू होगा a ओमेगा माने वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो देखिए कि एसएचएम की इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, आप सोच पा रहे हैं। अगर देखिए ऐसे ला के यहाँ पर छोड़ेंगे, ऐसे लाएंगे, यहाँ पर जो है जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा स्प्रिंग जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ज़्यादा x का मान होगा, और उतना ही ज़्यादा जो है फोर्स पीछे की ओर लगेगा ना, यानी यहाँ पर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जाहिर सा बात है इस फॉर्मूला में x इक्वल टू जब ये रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, फोर्स यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा आपका। और वही इधर आएगा तो फोर्स घटते जाएगा, x का मान घटते जाएगा, यहाँ पर आके x जीरो हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो गया। और फिर इधर आएगा तो x बढ़ते जाएगा तो फोर्स बढ़ते जाएगा, यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगा। देखिए इसमें अगर a रख देंगे, माइनस a रख देंगे, यहाँ k आएगा जो मैक्सिमम फोर्स है, k a डिस्प्लेसमेंट a जो है निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आया है,
और यहाँ पर देखिएगा ए रख दीजिएगा, x इजिकल टू ए, यहाँ पर रख दीजिएगा तो क्या आएगा f इजिकल टू माइनस के। तो देखिए एक्सट्रीम पर फोर्स मैक्सिमम और इक्विलिब्रियम पर जीरो, जो आपको लॉजिकल भी लग रहा है और एसएचएम का फॉर्मूला भी दिखा रहा है। यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए फोर्स जीरो है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यहाँ जीरो रख देंगे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ये सारा इक्वेशन जो है एसएचएम का जो है डेराइव हो चुका है, हम बता चुके हैं। हम आपको ये समझाएं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम के सारे कंडीशन को वेरीफाई करता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है वो स्प्रिंग फोर्स ही होता है, और स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू माइनस के एक्स है। ठीक वही इक्वेशन है जो एसएचएम का कंडीशन होता है, एसएचएम का इक्वेशन होता है, यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक एसएचएम का इक्वेशन है। इसके लिए टाइम पीरियड भी निकालेंगे हम लोग, आगे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग आज सीखते हैं कि कैसे किसी भी एसएचएम के लिए टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, सीख लेंगे फिर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए निकाल लेंगे। चलिए कहेंगे टाइम पीरियड फॉर एनी एसएचएम, किसी भी तरह का एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उसके लिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो कुछ स्टेप हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहला काम तो ये करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन करेंगे। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या निकालेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन को खोज लेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या? जहां पे नेट फोर्स पार्टिकल पर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एंड राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोर्स का जो है नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ उसका एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे हम फोर्स का। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है उसको डिस्प्लेस करेंगे स्लाइटली, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से? मीन पोजीशन से थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस करेंगे। मीन पोजीशन, स्लाइटली फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो वहां से स्लाइटली इसको डिस्टर्ब करेंगे। जब जो स्लाइटली जो है डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, तो जाहिर सा बात है कि अब इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नहीं है, यहाँ पर जो फोर्स जो है क्या होगा? जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। लेकिन जो भी फोर्स का इक्वेशन आने वाला है उसको लिखेंगे। राइट इक्वेशन फॉर नेट फोर्स, एफ नेट फोर्स का जो है, नेट फोर्स का जो है नया इक्वेशन जो बनेगा उसको लिखेंगे। एंड मैथमेटिकली arrive at f net is equal to minus kx। मैथमेटिकली उस इक्वेशन को, जो नेट फोर्स का जो नया इक्वेशन आएगा हम लिखेंगे, उसको मैथमेटिकली ऐसा अरेंज करेंगे कि निगेटिव ऑफ समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद x के रूप में आ जाए, निगेटिव ऑफ kx के रूप में आ जाए। ये क्या है? समथिंग कांस्टेंट है फॉर दैट एसएचएम, उस एसएचएम के लिए कुछ कांस्टेंट और मल्टीप्लाई में x आ जाए। इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। इस रूप में जब लाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? k मिल जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं एसएचएम की इक्वेशन से, यहाँ से देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? अंडर रूट k बाई m है। जैसे ही आपको यहाँ से k मिल गया, यहाँ से आपको ओमेगा मिल गया, और आप लोग पहले से जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा t होता है। अगर आपको t टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई बटे ओमेगा करना पड़ेगा। और इसमें देखिए 2 पाई बटा में ओमेगा करने का मतलब है अंडर रूट k बटा m। इसको जो अरेंज करके लिखिएगा 2 पाई, ये m ऊपर चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा? अंडर रूट m बाई k।
तो यहाँ से टाइम पीरियड का क्या इक्वेशन आया, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये जनरल फार्मूला है फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसके लिए जनरल फार्मूला है। कभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, के बटे एम लिखेंगे या एम बटे के, हम बता रहे हैं याद कर लीजिएगा। जब मास ज्यादा होगा तो जाहिर सा बात है कि भारी चीज एसएचएम धीरे धीरे करेगा, जो 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 जाएगा, फिर जो 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 धीरे धीरे आएगा, जो जो जाएगा, जो 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 धीरे धीरे आएगा। मतलब क्या, मास ज्यादा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, एसएचएम होगा धीरे धीरे होगा तो समय ज्यादा लगेगा एगो कंप्लीट एसएचएम होने में। तो मास ज्यादा तो एगो कंप्लीट एसएचएम होने में समय ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा, यानी मास को एम के ऊपर रखना है। अब देखिए, बहुत हार्ड स्प्रिंग ले लीजिएगा, खींच के छोड़िएगा बहुत तेजी से भागेगा, खींच के छोड़िएगा बहुत तेजी से भागेगा, बहुत तेजी से ऐसे करेगा। बहुत हार्ड स्प्रिंग है, तो हार्ड स्प्रिंग है तो क्या मतलब कि उसका ज़्यादा है, कांस्टेंट ज़्यादा है, कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड कम आएगा, ज़्यादा तेज करेगा। थोड़ा लूज टाइप का स्प्रिंग थोड़ा जो है ले लेंगे, जिसका की कम है, उसका जो है उतना जब झटका से नहीं खींचेगा, थोड़ा कम झटका से खींचेगा तो उसका क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। ऐसा स्प्रिंग लेंगे जिसका के का मान ज्यादा है, हार्ड है, तो जाहिर सा बात है के बढ़ा दिए, टाइम पीरियड घटना है, बहुत तेजी से चलने लगेगा। और जब के का मान कम लेंगे, लूज स्प्रिंग लेंगे, तो इसका जो है टाइम पीरियड जो है बढ़ जाएगा, तो मतलब धीरे धीरे थोड़ा ऐसा चल होगा। मान लीजिए बहुत टाइट है, खचाक से भागेगा, थोड़ा कम टाइट है तो ऐसे जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है दोनों में अंतर आएगा। तो के का मान बढ़ाने से टाइम पीरियड क्या हो जाता है, घट जाता है। हार्ड रहेगा तो फास्ट जो है, मतलब कि स्प्रिंग हार्ड रहेगा तो फास्ट एसएचएम होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा। ऐसे अगर ध्यान में रखिएगा तो याद हो जाएगा कि मास बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ता है तो मास ऊपर, और के बढ़ाने से टाइम पीरियड घटता है तो के नीचे। फॉर्मूला भुलाइएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसी स्टेप्स का उपयोग करके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे जो सॉलिड पेंडुलम वगैरह के लिए निकाला जाता है, लेकिन अभी उसी को निकालेंगे। और जो है हो सकेगा तो थोड़ा सा समझ लेकर के हम एनर्जी फॉर एसएचएम, मतलब एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं पार्टिकल में कितना एनर्जी होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको निकालें, आइए निकालते हैं टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। यहाँ पर मेरा एक स्प्रिंग है और यहाँ उससे एम मास का जो है एक बॉब जो है लगा दिए, जोड़ दिए का, और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा है। एक कांस्टेंट फोर्स एफ इस पर लगा है। एफ क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। तो इससे क्या होगा, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन पर है, अभी स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं आया, मतलब ये स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पर है। स्प्रिंग कौन लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है, एनएल लिख दिया। लेकिन इस कांस्टेंट फोर्स के वजह जाहिर सा बात है कि आगे बढ़ेगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, आप समझिए। इस कांस्टेंट फोर्स के वजह से ये एम मास यहाँ से आगे बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ेगा स्प्रिंग फोर्स उसको ऐसे ही खींचेगा, और जितना बढ़ते जाएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब ये एक्स नॉट आगे चला जाएगा तो उस समय इस पर फोर्स इधर लग जाएगा के एक्स नॉट, स्प्रिंग फोर्स कितना लग जाएगा, के एक्स नॉट। ये के एक्स नॉट और एफ की जब बराबर हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, मतलब इसको इक्विलिब्रियम मिल गया। ये कांस्टेंट फोर्स एफ था, इसके बराबर ही स्प्रिंग फोर्स एफ हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर रुक जाएगा।
ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन था, और ये इसको मिल गया इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन। यहाँ पर क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा F जो है कांस्टेंट फोर्स है, उसके बराबर हो गया kx0। इधर F लग रहा है, स्प्रिंग इधर kx0 लगा रहा है, यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे जो है m मास आगे हो गया। हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स का इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको x डिस्प्लेस करते हैं। करेक्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, F इक्वल टू kx0। ठीक है, अब इसको अगर x डिस्प्लेस कर दें, यहाँ से x डिस्प्लेस कर दें, माने कि जो है ये जो है स्प्रिंग फोर्स वो और खींच अपने से खींच के x जो है आगे बढ़ा के छोड़ दे, x डिस्प्लेस करा है इस टाइम और खींच के, यहाँ पर आगे इक्विलिब्रियम मिला था लेकिन इसको जो है थोड़ा सा और आगे खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेट फोर्स का इक्वेशन लिखिए। इधर अभी भी F लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स इसको लग रहा है, हर जगह लगेगा। इधर अभी भी F लग रहा है, लेकिन अब इधर की ओर कितना लग रहा है सोचिए। F जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर की ओर, अब कितना लगेगा, k x प्लस x0 दोनों लगेगा ना जी। x0 यहाँ तक और x यहाँ तक, x0 प्लस x। अगर यहाँ पर अब नेट फोर्स का इक्वेशन लिखिएगा, नेट फोर्स कितना होगा, इधर की ओर F लग रहा है F, और माइनस इधर की ओर कितना लग रहा है kx0 प्लस x। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F माइनस kx0 और माइनस kx। ठीक है, तो F जो है kx0 के बराबर ही होता है, ये वाला कट जाएगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा, आ जाएगा माइनस kx। आ गया, इसी फॉर्मेट में तो लाना था, ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में चला है। यहाँ की आपका स्प्रिंग कांस्टेंट या SHM कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या सीखा है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। यहाँ पर k का वैल्यू k ही है, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम निकल गया। देखिए ये कांस्टेंट फोर्स जो यहाँ लग रहा था, ये वाट एवर कितना था, इससे कोई मतलब रहा। मतलब जो है टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और तरीका से हम आपको दिखाते हैं, मतलब जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकल रख के जो है सॉल्व करके दिखाते हैं। वीडियो कटा नहीं है, एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, सुचारू रूप से वीडियो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो सुचारू रूप से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, अगर जो है ऐसा नहीं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल है, यहाँ पर एक बॉब जो है m मास का इसमें लगा देंगे, ये नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ पर है पूरा, स्प्रिंग का ही नेचुरल लेंथ है, nl नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पर तो रुकेगा नहीं, जाहिर सी बात है, मास है, इसलिए mg नीचे लग रहा है, इस mg की वजह से थोड़ा सा और नीचे भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग दिखा देते हैं आपको, यहाँ इस mg की वजह से थोड़ा सा नीचे भागना ही भागना है इसको। यहाँ पर जो है ये लटक गया m मास का। ठीक है, यहाँ पर रुक क्यों गया भाई, इसका नेचुरल लेंथ था, कितना आया L0 आया, कितना आया L0 नीचे आया, ऊपर की ओर फोर्स लगा होगा स्प्रिंग की वजह से k L0 और नीचे लग रहा है mg। यहाँ पर लेकिन आकर के बैलेंस हो गया, सेंटर ऑफ मास से ठीक है, यहाँ पर आकर के बैलेंस हो गया, नीचे mg लग रहा है, ऊपर k L0 लग रहा है, k L0 जो है mg के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम मिल गया, यहाँ पर रुक जाएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा क्योंकि mg लग रहा है, mg को थोड़ा सा नीचे जाएगा, जब तक जो स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस ना कर दे। इक्विलिब्रियम मिल गया इसको, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहिए
या इसको क्या बोलिए मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर उसको जो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको जो है यहाँ का इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ का अगर फोर्स का इक्वेशन लिखिएगा तो क्या मिलेगा, mg किसके बराबर है, km0 के बराबर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स का इक्वेशन मिल गया। अब इसको हम x डिस्प्लेस करेंगे, करिए। अगर अपने से इसको x डिस्प्लेस कर दिया, नीचे mg लग रहा है, इसको x डिस्प्लेस करने का मतलब है कि ये जो है मास यहाँ पे आ गया, स्प्रिंग कुछ और खींचा, स्प्रिंग ऐसा सोचिए कुछ और खींच दिए और मास कहाँ पहुंचा दिए, यहाँ पर। मास को यहाँ पे पहुंचा दिए, मास को यहाँ पे पहुंचा दिए कि कितना की नीचे ले गए, x नीचे ले गए। तो यहाँ पे अब फोर्स का इक्वेशन लिखे, नया फोर्स का इक्वेशन। नीचे mg अभी भी लग रहा है, लेकिन ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो k इंटू L0 प्लस x लगेगा। यहाँ तक तो लग ही रहा था k इंटू L0, अब x और नीचे लगेगा, k इंटू L0 प्लस x लगेगा। यानी जो नेट फोर्स होगा वो क्या लिखेंगे, mg माइनस ये वाला k L0 प्लस x। देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, mg माइनस k L0 माइनस kx, mg और k L0 क्या है, यहाँ से देखिए बराबर है, तो कट गया, क्या बचा नेट फोर्स। नेट फोर्स माइनस kx के रूप में आ गया, आ गया इस रूप में, हम p अपना मिल गया, k का वैल्यू यहाँ पर k ही है, तो टाइम पीरियड फिर मिल जाएगा। अरे वो आना वही था, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो भी है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो भी है, हम एक अलग तरीका से भी लिखा ताकि कंफर्मेशन बनाए। तो क्या आ गया, 2 पाई अंडर m बाई k, सॉल्व करो। अंधेरा आने लगा क्या जी, ठीक है अभी बस। तो ये आपको समझ गए कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी एसएचएम के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम। पढ़ाई दे रहे और के लिए नहीं छोड़ रहे। एनर्जी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी। जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है तो मोशन में होने के वजह से उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसमें भी क्या होगा, एक काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए एसएचएम का इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। यही याद कीजिए स्प्रिंग का भी इक्वेशन था, स्प्रिंग फोर्स का इक्वेशन था ना, और स्प्रिंग फोर्स क्या था, एक कंजर्वेटिव फोर्स था। ये भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है एसएचएम का। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये क्या चीज होगा, इसमें पक्का इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो दो एनर्जी इसमें कौन कौन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में क्या होगा, वेरिएबल होगा, और जब काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। लेकिन इन दोनों का जोड़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा और इनका ग्राफ कैसे होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। काइनेटिक एनर्जी को के से लिख देते हैं। के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर v कितना है, यहाँ देखिए ये v का मान रखिए, क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर और
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपके काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। यहां पर ध्यान दीजिए, ओमेगा स्क्वायर का क्या मतलब है? ओमेगा स्क्वायर का मतलब है के बटा एम। देखिए ओमेगा इक्वल टू के बटे एम, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? के बटे एम। यहाँ एम से एम कट गया, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आया? हाफ के इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा काइनेटिक एनर्जी फॉर एसएचएम। ठीक है, ये रहा काइनेटिक एनर्जी फॉर एसएचएम। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, आप ये जानते होंगे, वर्क एनर्जी पावर में ही पढ़ाया गया था कि पूरे फिजिक्स में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं है। तो क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। किसी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो कभी डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। किसी एक पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं तब दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। ये आप लोग पहले से जानते हैं। वर्क एनर्जी पावर में बताया गया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बबुआ? du नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए लगा के देखते हैं फॉर्मूला क्या आता है। फॉर्मूला को इंटीग्रेट करेंगे। du इज इक्वल टू नेगेटिव रहेगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क करने का क्या मतलब है? टोटल अगर जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इस du का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मानेंगे जब मीन पोजीशन पर थे, जब हमारा x 0 था, मीन पोजीशन पर x 0 होता है क्योंकि x जो है वो मीन पोजीशन से दूरी मेजर करते हैं। जब हमारा x 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नॉट था, और जब x कुछ x हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी u हो गया। और यहाँ देखिए कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर आपका क्या है? या फिजिकल टू kx। देखिए अगर पार्टिकल इधर x गया है, यहाँ मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ पर x आया है, इस पर फोर्स इधर लगता है kx। जब उल्टा दिशा में फोर्स होते ही रहे और डिस्प्लेसमेंट इधर x हुआ है तो माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए या कंजर्वेटिव डॉट dx होगा। पहले एक बार इसे लिखते हैं। तो देखिए u का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा? u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u कहाँ से कहाँ तक? u नॉट से u तक। और इधर देखिए नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स का मान कितना होगा? कहिएगा सर माइनस kx लिखिए। नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डायरेक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स का डायरेक्शन इधर भी है, तो माइनस अलग से देने की जरूरत नहीं है। kx चलिए और dx लिखेंगे। तो dx हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर होगा ना, dx तो इधर होगा, kx इधर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल टू जब 0 था वहां से और x इज इक्वल टू कहीं x तक गया है वहां तक। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? ऊपर वाला लिमिट u माइनस u नॉट माइनस ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर के x तक, जिसको ये कांस्टेंट है बाहर, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर बटा 2, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट रखेंगे क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा सर cos 180 डिग्री का मान यहाँ रखिए -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, माइनस हो गया। ये करने अपर लिमिट रखेंगे x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपका आ गया u इज इक्वल टू, ये माइनस से इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो गया, u नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए ये आया आपका। तो अब मान लेंगे, अगर हम मान लेंगे लेट एट x इज इक्वल टू 0, मतलब जहां मीन पोजीशन था हमारा u नॉट इज 0, जब हमारा मीन पोजीशन पर थे, जब हम इक्विलिब्रियम पर थे तो पोटेंशियल 0 है। अगर ऐसा मान ले तो क्या इक्वेशन आ जाएगा? u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है,
एक बार देख लीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिए, मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स 0 डाल दीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ के ए स्क्वायर। एक्स 0 डाल देंगे तो क्या बचेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू मैक्सिमम है। वहीं जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होंगे, यहाँ x इज इक्वल टू ए डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ जैसे ये डालिएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, पूरा का पूरा टर्म 0, काइनेटिक एनर्जी 0, ये मिनिमम। ऐसे ही इधर आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लिख सकते हैं, ये डेरिवेशन हम मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या लिखिएगा, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कब मिनिमम होगा, जब आप x इज इक्वल टू यहाँ 0 डालिएगा, मतलब मीन पोजीशन पर रहिएगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा आपको। और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर जाइएगा, x इज इक्वल टू a लिखिएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, हाफ के ए स्क्वायर मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जहां पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। पूरे एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल, लेकिन इन दोनों का जोड़ हर जगह बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। जैसे यहाँ निकालेंगे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, देखिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ है देखिए, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर से गुना करा दिया, इसमें भी गुना कराएंगे, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, प्लस हाफ के पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हाफ के ये वाला एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वाला कट गया, क्या आया, हाफ के ए स्क्वायर। कहीं भी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन किसी भी एक्स पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन किसी भी एक्स पॉइंट पर, देखिए क्या आएगा, कांस्टेंट, या ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। पर जब तक ऐसे जब हो रहा है, मतलब किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, वो कांस्टेंट है। अगर उसका ग्राफ आप देखना चाहें, ये हम ग्राफ निकालेंगे और आज यहीं पर हमने देंगे, इसके आगे जो है कल से पढ़ेंगे फेजर वगैरह। देखिए इसका ग्राफ देखिएगा, जब x 0 है, ये वो पॉइंट लेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 0, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, और ये आपका टोटल या एनर्जी का, एनर्जी समझ लीजिए, एनर्जी इधर है x एक्सिस। जब यहाँ x 0 है, एक बार क्या होगा, एक पॉइंट होगा जहां पर x इक्वल टू a होगा, और एक पॉइंट इस साइड लेंगे जहां पर x इक्वल टू माइनस होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जहां x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू a, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जहां पर x इक्वल टू 0 है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, कम दूरी पर लेके लगता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा, x इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखिए कैसा हो, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखिए, जब x 0 था
तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, मतलब x 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, 0 होगा। और जब x इक्वल टू a या माइनस a रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट और इसके सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनको मिला देंगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, यही ग्राफ। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जोड़ हर जगह इतना ही रहेगा, ये आपका टोटल एनर्जी, ये जो लेवल है टोटल एनर्जी का लेवल है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, इसके आगे का हम जब पढ़ेंगे।